नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद लोकप्रिय और बेहद खास प्रोग्राम कहता है वोटर में। चूंकि कोविड का मामला है, लिहाजा हम वहां तक तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो तमाम वहां के वोटर हैं उन्हें तकनीक के जरिए यहां लाया जाए। दो खास मेहमान यहां बैठाकर उनसे जवाब मांगे जाए, उनसे कैफियत मांगी जाए और उन्हें बताया जाए कि देखिए आपके वोटर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो मौजूद हमारे साथ मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं यशपाल सिसोदिया जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं और उसी इलाके से आते हैं जहां का हम आज जिक्र करेंगे। स्वागत है यशपाल जी का। और दूसरे मेहमान कुणाल चौधरी, ये भी उस इलाके में अच्छा दखल रखते हैं, कांग्रेस के युवा एमएलए हैं। कुणाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुवासरा सीट का आज हम जिक्र करेंगे। सुवासरा में क्या माहौल है? हरदीप सिंह डंग, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में आ गए, वो सीट खाली हुई है, वहां पर चुनाव होगा। क्या फैक्टर काम करेगा? वहां के लोग नाराज हैं, प्रसन्न हैं, फिर से जाएंगे डंग साहब के साथ कि नहीं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक तरह का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक समझौता तो जरूर है जो सबको दिख रहा है कि जितने लोग आए हैं वही लोग उस टिकट, उस जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो सुनवाते हैं पहले वोटर क्या कहना चाह रहे हैं, फिर जिनसे सवाल करेंगे उनसे हम कैफियत मांगेंगे। हमारे सुवासरा सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र में रेल लाइन नहीं है, तो मैं आने वाले विधायक जो है, नेता लोग हैं, उनसे यही सवाल करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में रेलवे की सुविधा कब तक हो पाएगी। सिसोदिया जी के पास ही चलेंगे, उसी इलाके के ये भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सिसोदिया साहब, ये एक वोटर हैं जो उनकी जो मांग है वो बड़ी वाजिब सी दिखती है। क्या मुश्किल है, क्यों नहीं कर पाए अब तक आप लोग? क्योंकि लंबे वक्त तक सरकार तो आपकी ही रही है। कुणाल जी तो 15 महीने आए और गए। निश्चित से जहां एक और मंदसौर ब्रॉडगेज है, वहां दूसरी छोर में सुवासरा ब्रॉडगेज है जो दिल्ली और बॉम्बे के ट्रैक को जोड़ता है। निश्चित से उनका जो एक प्रश्न है वो प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं। और चूंकि स्टेट का मामला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र ने इसके सर्वे कराने के आदेश पिछले 5 वर्षों पहले से दे रखे हैं। सर्वे अपनी जगह है, प्रतापगढ़ की लाइन का भी सर्वे है और सुवासरा सीतामऊ की भी लाइन का सर्वे है। और बहुत अच्छा मौजूद प्रश्न है कि जहां एक और 8 लाइन सड़क भारत की सरकार ने स्वीकृत की है इसी विधानसभा क्षेत्र में, सुवासरा सीतामऊ में, वहीं जनता तो चाहती है कि सुवासरा सीतामऊ मंदसौर ब्रॉडगेज से जुड़े और सुवासरा सीतामऊ और मंदसौर को एक नया ट्रैक मिले जो दिल्ली और बॉम्बे को जोड़ने वाला हो। मैं इसका स्वागत करता हूँ। कुणाल जी, मुश्किलों पर होगा चुनाव या फिर ये भी होगा जो कैंडिडेट बदल गए, धोखेबाजी, इस सब भी होगा आपको लगता है सुवासरा का चुनाव? या क्या बड़ा एजेंडा आपको लगता है? फिर हम और बाकी के वोटर का भी रुख करेंगे आपके जवाब के बाद। देखिए, सबसे पहले तो जो मौजूदा सवाल है कि देश के अंदर लोकतंत्र को और जनादेश को बेचने का काम किया। कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता, बिकाऊ लाल मिलावट रामों को वोट देने का काम करेगा, जिन्होंने अपने जमीर को बेचा है, जनादेश को बेचा है, और बेचे हुए जनादेश के ऊपर ही चुनाव इस मध्य प्रदेश का होगा। और ये लोकतंत्र को जिस प्रकार से खरीदने की कोशिश लगातार करी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि जनता वहां की इनको साथ देगी, क्योंकि बेहतर काम पिछले 15 महीनों में करा था। जो काम गरीब की पेंशन से लेके बेटियों की शादी के बढ़ाने, किसानों का कर्ज माफी से लेके, जो मंदसौर के अंदर बेहतर रूप से माफिया के खिलाफ काम हुआ था, और उसी माफिया से पैसा लेके जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बेचने का काम किया, मुझे लगता है इसी मुद्दे के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारे साथ देगी। जनता के साथ की उम्मीद है कांग्रेस को। एक वोटर का और रुख करते हैं, जानते हैं कि उसके दिमाग में क्या वही चल रहा है जो यहाँ कुणाल चौधरी जी के दिमाग में चल रहा है। 4 महीने से गाड़ी बंद पड़ी हुई है, हमारे कर्मचारी अलग पैसे मांग रहे हैं, क्या करें, हम बहुत मजबूर हो गए। और ये लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हमारा उनसे निवेदन है कि भाई तुम कुछ तो हमको छूट दो, या तो गाड़ियाँ चलवाओ या टैक्स माफ करो, किराया बढ़ाओ, कुछ भी तो करो हमारा। ये हमारी मांगे हैं उन लोगों से। ये सीधे तौर पर इस आपकी जिम्मेदारी नहीं है भले भी, क्योंकि दुनिया में हो रहा है, लेकिन फिर भी आप गवर्नमेंट आपकी है तो आपको जवाब देना होगा। नहीं, प्रवीण जी बहुत जागरूक मतदाता है जिन्होंने भी प्रश्न किए हैं। मैं इसका भी स्वागत करता हूं, इसको बात को लेकर के कि जहां एक और पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना वायरस से प्रभावित है, और ऐसे में यदि कंडक्टर, परिचालक, चालक और वाहन के मालिक जो हैं, ड्राइवर, उन्होंने सबने मिलकर के और इस बात की मांग भी करी, हम लोगों को ज्ञापन भी दिए हैं। मेरा ही सबसे पहले प्रश्न था, मैंने ही कहा था कि कम से कम मोटर मालिक जो है वो भी अपने जो वाहन को चलाने वाले सारथी हैं, उनके परिचालक, उनको कंपनसेशन देवे, उनको कम से कम पूरी तनख्वाह नहीं देवे तो आधी तनख्वाह देवे। और स्टेट गवर्नमेंट से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर चुका हूं और भी निवेदन करूंगा। और इनकी मांग इसलिए जरूरी है कि आखिर ड्राइवर गाड़ी पर नहीं चला,
टैक्स मालिक भर रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर कुछ रिलैक्सन मिले, मालिक की तरफ से भी मिले, मोटर मालिकों की तरफ से मिले और सरकार की तरफ से भी मिले। बहुत छोटे लोग हैं प्रवीण जी, जो चालक और परिचालक है, वास्तव में गाड़ी बंद पड़ी हुई है, और उनका जो टैक्स तत्कालीन सरकार ने जो भारी भरकम टैक्स हमारे ऊपर आरोपित कर दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस डिबेट में मैं बोला था विधानसभा में, जब इसका इंट्रोड्यूस हुआ था, नया जो कर लगा था परिवहन के ऊपर, सीटों के ऊपर, तो ऐसे में बहुत दिक्कत का सामना इन व्यवसायियों को भी करना पड़ा। और आपने वो ठीक बात कही, कौन सा वर्ग इससे प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर हमको इनकी मदद करने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। कुणाल जी, कोरोना, आपको लगता है कि कोरोना को लेकर जितना गुस्सा लोगों के मन में आया, हर व्यक्ति प्रभावित हुआ, हम सब प्रभावित हुए, एक गुस्सा जो लोगों के मन में आया वो ऐसे तो नहीं सरकार के खिलाफ फूटे, आपको उम्मीद है? देखिए, फूटेगा और फूटना भी चाहिए, क्योंकि सरकार की जवाबदारी क्या है? सरकार सिर्फ क्या विधायक खरीदने के लिए, जनादेश खरीदने के लिए, कि सरकार इनके ऊपर काम करने के लिए? यशपाल जी ने भी अभी मतलब आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि इसे कम करें। ये सरकार का दायित्व है कि हर व्यक्ति को कैसे रिलैक्सेशन दिया जाए। चाहे बगल के इनके वहीं के राजस्थान है तो वहाँ 3 महीने के बिजली के बिल माफ हुए, पानी के बिल माफ हुए, क्यों मध्य प्रदेश के अंदर जनता को राहत दी? जिस परिस्थितियों के अंदर जनता को राहत की जगह आफत देने का काम करा, क्योंकि सबके काम बंद है, सबके व्यापारियों से लेके छोटे उससे लेके हर वर्ग को राहत देने की जरूरत। हमने एक कैंपेन भी चलाई थी, हमने आग्रह भी करा था कि 3-4 महीने लगातार जब तक ये कोविड के है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, हर संस्थानों को थोड़ा थोड़ा मदद सरकार करे। पर सरकार की उम्मीद क्या है? आप मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करो, आप इसमें जमा करो, मतलब ड्राइवर की सैलरी भी मालिक दे, स्कूलों के अंदर भी सैलरी सारी वो दे, पर कहीं भी सरकार कोई मदद किसी की नहीं करेगी, संस्था की, सिर्फ सरकार लेने के लिए मदद का काम करेगी। तो इस तरीके से चीजें नहीं चलती। सरकार को दायित्व है कि सरकार कहीं ना कहीं लोगों को रिलैक्सेशन देके उनके टैक्सेस माफ करने थे। 3-3 महीने उनकी गाड़ियां नहीं चली, उसको माफ करना था। कई दिनों तक उनके साथ जो आफत आई उसके ऊपर खत्म करना था। ठीक है, तो ये आपको एक रुझान दिख रहा होगा कि चुनाव कहीं का भी हो, मसला कोविड का आएगा, और कोविड का आएगा तो कांग्रेस चाहेगी कि इस पूरे मसले को लेकर सरकार को घेरे में लिया जाए। एक और वोटर की तरफ चलते हैं जो सुवासरा के हैं और क्या चाहते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के हैं, क्या चाहते हैं सुनते हैं। सभी या तो गरीब वर्ग की सोचते हैं, या जो उच्च आय वर्ग के व्यक्ति हैं वो तो अपनी व्यवस्था कर ही लेते हैं, लेकिन मध्यम आय वर्ग के जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए कोई सी भी सरकार कुछ भी नहीं सोचती है। तो उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे जो नेताजी, उनसे हमारी ये अपेक्षा है कि उनके बारे में भी सोचे। ये सिसोदिया साहब, बहुत अच्छा सवाल है। मिडिल क्लास वोटर तो आपका भी है, मिडिल क्लास वोटर कांग्रेस का भी है, दोनों ही पार्टियों को, बसपा का भी होगा, सपा का भी होगा। उसके बारे में योजनाएं नहीं बनती। आप फ्री कर दोगे नीचे वालों के लिए, या फिर जो बड़े कंपनी उद्योग के लिए छूट दोगे, बड़े लोगों के लिए? मध्यम वर्ग केवल टैक्स देने के लिए है क्या? देखिए प्रवीण जी, जो प्रश्न पूछा गया है वो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की जो गाइडलाइन है उसमें तो बहुत सहायता मदद मिलती है। कोविड में भी मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पैकेज 3-3, 4-4 महीने का एडवांस दिया था, बात ठीक है कि मिडिल क्लास के लिए क्या सोचते हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के द्वारा नया सवेरा नाम कर करके जिस योजना को, संबल योजना को बंद कर दिया गया था, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ से अधिक जनता का के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया था, उसको पुनर्स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया इस कोविड के अंतर्गत, इस महामारी के अंतर्गत, तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया था। और वो उसी का परिणति है कि मिडिल क्लास के लोगों को भी उसमें लाभ मिला है, भले ही उसके पास गरीबी रेखा का कूपन नहीं है। कुणाल जी, ये लोग सोचते हैं मिडिल क्लास के बारे में, आप नहीं सोचते हो? देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। नया सवेरा हमने चालू करी थी, इंदिरा गृह ज्योति योजना हमने चालू करी थी, जिसपे 100 यूनिट तक 100 रुपए बिजली का बिल आता था, चाहे कोई गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग हो। सबसे ज्यादा अगर फायदा मिला तो मध्यम वर्ग का। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा प्रवीण जी, चाहे आपके पत्रकार साथियों का पूछेगा कि कितना बिल कम हो गया था, मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के बिल कम हुए थे भयंकर रूप से। और जैसे ही इन्होंने वापस ये संबल, क्योंकि इसमें जिस प्रकार की लूट थी कि पहले का अपने अपने को छाट के इन्होंने दिया था और उसका 200 रुपए बिल देने का काम करते थे। और ये सबसे बड़ी मध्यम वर्ग को जो राहत की योजना दी थी वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने दी थी। और साथ में हमने मांग भी करी थी अभी तत्कालीन की, जब कोविड की समस्या हुई तो मध्यम वर्ग से लेकर हर वर्ग को आप 6,500 रुपए महीने का जीवन जीने का अधिकार दो।
इस देश में भी हमारा नारा था कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को 6,500 रुपए महीने का दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को भी एक राहत की जरूरत है। पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो संबल के नाम पे करना क्या चाहती थी? कौन सी अंत्येष्टि सहायता इनसे ज्यादा हमने दी, बेटियों की शादी के पैसे जो ये 12-13 हजार नगद देते थे और कुछ नकली बर्तन, नकली चांदी, हमने सीधे 48,000 हर वर्ग को। इसमें ऐसा नहीं था कि गरीब के साथ, लेकिन जिसको भी सम्मेलनों में शादी करेगा, मेरे यहाँ खुद 1000 शादी हुई, सबके पैसे खातों में पहुंचने का काम हुआ। तो ना तो ये मध्यम वर्ग की सोच रहे, ना किसी वर्ग की सोच रहे, और सिर्फ कैसे उपचुनाव को जीते, टोटल कंसंट्रेशन मध्य प्रदेश के राजनीतिक उसको खरीदने के ऊपर है। कांग्रेस का आरोप है कि किसी वर्ग के बारे में नहीं सोच रही बीजेपी, सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में। एक और वोटर का रुख करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है कहता है वोटर, तो हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम वोटर जो हैं वो आ जाएं स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपने गद्दारी क्यों की? क्या कांग्रेस आपको अच्छी नहीं लग रही थी तो शुरू से आप कांग्रेस में क्यों जुड़े रहे? पहले से बीजेपी को पसंद कर लेते। आपने सिर्फ अपने खातिर, अपने पेट के खातिर और अपने नाम कमाने के खातिर कांग्रेस को धोखा दिया, आम जनता को धोखा दिया। आपको फायदा हुआ, जनता को क्या फायदा मिलेगा इससे? आप ये बता दीजिए हमें। सिसोदिया साहब, सुना होगा आपने सवाल, उसका जवाब। प्रवीण जी, प्रश्न एक मतदाता ने किया है और यह कहकर के कहा है कि जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ जनता ने चुनाव जिताया था, आपने धोखा किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सम्मानित मतदाता को, उस वोटर को, कि उस सरकार में उस प्रतिनिधि का बनने का क्या फायदा था, जो हर काम को लेकर के कहते थे कि चलो चलो समय नहीं है। विधायक हो, मंत्री हो, मुखिया से मिलने का समय तक नहीं था। विकास की योजनाएं कोसों दूर थी। और आज यदि हरदीप सिंह डंग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो अपेक्षा और उम्मीद न केवल हरदीप सिंह डंग में जागृत हुई है, बल्कि मतदाताओं में भी जागृत होगी कि ये वो सरकार बन गई है जो कहती है करती है। अपना निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना खून बढ़ा गया होगा आपका ये वोटर का सवाल। वोटर जो मन की बात कह रहा है उससे आप झूठ बोलने की कोशिश करें। मतलब मुझे यशपाल जी के साथ भी संवेदना है कि एक बहुत वरिष्ठ नेता है, 4 बार के विधायक हैं, इनके मतदाताओं ने जीवन भर इनको बहुत साथ दिया और विधानसभा में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, बहुत लड़ाई लड़ते हैं। और यहाँ पे भी इन परिस्थितियों में भी बीजेपी के लिए झूठ बोल रहे हैं, जहाँ पे बिकाऊ लाल को पैसे भी पार्टी ने दिए, मंत्री भी पार्टी ने बना दिए। क्या इनके यहाँ के मतदाताओं का अधिकार नहीं था कि 4-4 बार विधायक बनाया तो इनके यहाँ के व्यक्ति को मंत्री बनना था? अब जिसको मतलब आप समझिए कि किसका, हमारे से अगर त्रस्त होकर कोई आदमी गया होता तो भारतीय जनता पार्टी 14 ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बना देती जो लोग हमसे त्रस्त होकर गए थे। इनको तो देख के नहीं गए थे कि हमारे से त्रस्त है इसलिए गए थे। अगर आपके यहाँ से कोई नाराज होकर मेरे पास आएगा तो मैं सर के ऊपर तो बिठाऊंगा नहीं। इनके यहाँ पे वरिष्ठ नेताओं के साथ जो अत्याचार अनाचार करा है और बिकाऊ लाल मिलावट रामों को सीधे, और इस देश के लोकतंत्र के साथ भी खतरा है कि जो 14 मंत्री हैं जो आज सदन के सदस्य नहीं है, वो उसके बाद कल से तो इनने ये धंधा खोल दिया कि भैया कोई उद्योगपति आएगा 100 करोड़ देगा, 6 महीने के लिए मंत्री बन जाएगा, फिर अगली बार आएगा। तो जिन परिस्थितियों के साथ तो ये जनता जानती है, क्योंकि आपने जनता से वोट लिया है। अभी जाओ तो सही जनता के बीच में, हम हैं जनता के बीच में, सुहासरा की बात कर रहे हैं। सुहासरा की जनता ने कहा है जिस दिन वोट डालेगा ना, एक एक आदमी याद रखता है, हम भी कितना ही कर ले, उसके बाद भी जब वोट डालने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो जनता सवाल खड़े कर। क्या उनकी मुश्किलें हैं, क्या सवाल हैं उनके, क्या सोच रहे हैं वो चुनाव को लेकर, सुनते हैं। भाई ये क्या कारण था जो सरकार गिरी? ऐसा क्या था, सरकार की अच्छी काम नहीं कर रही थी? काश्त वगैरह का जो ब्याज लगा है उनका क्या है, आगे क्या है सरकार का, क्या वो ब्याज माफ करेगी? गिरी क्यों पे कुणाल जी बताएंगे, और आगे कर्जा माफ करेंगे कि नहीं ये यशपाल जी बताएंगे। तो दोनों तय कर ले, पहले कुणाल जी से पूछ लेते हैं। क्यों गिरी कुणाल जी सरकार, वो कह रहे हैं जिस एमएलए क्यों चुनाव हो रहा है दोबारा वहां सुहासरा में? यही मंदसौर के माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हैं। इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो माफियाओं के खिलाफ इस मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई, माफियाओं की जो कमर टूटी, इन्हीं के मंदसौर में पशुपतिनाथ जी पे 250 करोड़ की एक माफिया का कब्जा था। उस जमीन को मुक्त कराया, लगातार अफीम के तस्करों से मुक्ति कराई और बड़े बड़े तस्करों के घर तक टूटे। मंदसौर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, और जो गरीब के कर्जा माफ हुआ, किसान का जो लोगों की स्थिति परिस्थितियां सुधरने की बात हुई, तो माफिया की जो कमर टूटी, उस माफिया ने बीजेपी के नेताओं के माध्यम से पैसे रोटेट करके कहीं ना कहीं सरकार को गिराने का काम किया। और उसी माफिया राज में आते ही वापस माफियाओं ने गिरा दी आपकी सरकार, ये कह रहे हैं कुणाल चौधरी। और दूसरा वो वोटर का जो एक हिस्सा आपसे जुड़ता है कि
उसके बारे में कुछ होगा, उसके कर्जे ब्याज के बारे में? कुणाल जी वहां का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। माफिया के नाम से जो चमकोमाइसिन और जो अवैध वसूली तत्कालीन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, तत्कालीन प्रशासन ने, तत्कालीन शासन ने जिस प्रकार से वो कर करके किया, लाइन डाल करके छोड़ दी, आधा मकान तोड़ करके छोड़ दिया, और तो और ऐसा कॉम्प्लेक्स भी तोड़ दिया प्रवीण जी, जिनके 19 से अधिक मालिकाना हक रखने वाले लोगों की सुनी तक नहीं, नोटिस तक जारी नहीं किया, और हाई कोर्ट ने कहा कि गलत तोड़ा है, इसकी वसूली शासन और प्रशासन से होगी, नगर पालिका से होगी। ऐसा माफियाओं के नाम पर जो तांडव रचा गया था तत्कालीन सरकार के कारण से। और जहां तक बात है तो 2 लाख रुपए के तो कर्जे माफ हो गए थे प्रवीण जी। उस मतदाता का प्रश्न अपनी जगह बहुत अच्छा हो सकता है, मौजूद हो सकता है। अब सरकार तो चिल्ला चिल्ला के करी थी 50,000 से अधिक के कर्जे का, जो 1 लाख और 1 लाख से 2 लाख, तो ये जो ब्याज पड़ा माथे, सर माथे किसानों के, डिफॉल्टर हो गए किसान, उनको बीमा नहीं मिला, सबका दोषी यदि कोई है तो कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार और राहुल गांधी जी, जिन्होंने पीपलिया मंडी में मंदसौर जिले के 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ चुटकी बजा बजा करके, तो 11वें दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 2 सवाल एक साथ लेते हैं अब, क्योंकि वक्त की भी हमारी सीमाएं हैं। 2 वोटर की सुनते हैं, उसके बाद जो यहाँ 2 खास मेहमान हैं उनसे दोनों से जुड़े हुए सवाल करेंगे। कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है कि रोजगार के लिए क्या पहले क्या उपाय देंगे, उसके बाद शिक्षा, फिर चिकित्सा, ये तीनों मेन चीज होती है। ये हमारे पहले 2 लाख कर्जा माफ करने का वादा किया था, तो उन्होंने 2 लाख रुपए का वादा कर्जा माफ नहीं किया और हम डिफॉल्टर हो गए, तो हमें आगे का लोन नहीं मिल सकता है। ये बार हम 2 लाख कर्जा माफ हो, ये हमारा ब्याज माफ हो, कुछ भी तो करें। मतलब कुणाल जी, बहुत क्लेम किया आप लोगों ने कि 2 लाख तक का कर्जा माफ, बीजेपी बार बार आरोप लगाती रही, आप कहते रहे सियासत कर रही है। ये वोटर हैं और हमारे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक गैर राजनीतिक वोटर हैं, ये कह रहे हैं कि इनका माफ नहीं हुआ, ये तो डिफॉल्टर हो गए। ये जो 2 लाख तक का रेगुलर किसानों का, इसमें 50,000 तक का हो चुका था, 1 लाख तक का हो चुका था, और 2 लाख तक के अप्रैल में होने थे, क्योंकि लगभग 50,000 करोड़ का जो एक पे धीरे धीरे नीचे स्तर तक पहुंचना, क्योंकि जितनी धांधली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे सोसाइटियों के माध्यम से कर रखी हो कि कोई आदमी मर गया पर उसके खाते चला करते थे, मतलब लगभग 5,000 करोड़ का एक घोटाला उसके अंदर भी कर रखा था। तो ये भी चाहते थे कि तो धीरे धीरे सारी चीजें जारी थी, पर भारतीय जनता पार्टी को यही कि इनके राज में आते ही वापस किसान लाइन में लगे लगे मरने लग गया। पहले भी इनके राज में किसान लाइन में लगे लगे मरता था। तो ये जो किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने वाले लोग, और एक वो संवेदनशील सरकार कमलनाथ जी की आई थी जिसने पहली बार मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सोचा और उनका कर्जा माफ करने का काम किया। और दूसरी चीज, बड़ा एक सवाल, वो दूसरे उसने भी बड़ा अच्छा सवाल कहा, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर भारतीय जनता पार्टी, यही सवाल लेके जा रहा हूं, 15 महीने इतने लंबे वक्त तक शासन आप कर चुके, 15 साल बहुत होते हैं, बीच में इनके कुछ महीने 15 महीने माइनस करें तो हेल्थ, रोजगार, एजुकेशन, अगर लगभग हम हर जगह कर रहे हैं ये वाला शो, कहता है वोटर, और मूल मुद्दा अगर ये निकल के आए तो फिर कहां विकास है भाई? डंग जी की मांग पर, जनता की मांग पर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की हैसियत से तीनों छोटे छोटे स्टेशन पे, जहाँ पे 15-15 वार्ड हैं, 3 बड़े कॉलेज दिए, वहाँ पे शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज दिए। और हेल्थ के बारे में अगर आप देखेंगे तो शामगढ़ का, सुहासराव और सीतामऊ का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है स्वास्थ्य को लेकर के, आज तीनों स्टेशन पर स्वास्थ्य और एजुकेशन, शिक्षा की सुविधा में बिना भेदभाव के हम हरदीप सिंह डंग को मंच पर बुलाते थे, स्टोन पर उनका नाम होता था और उनकी मांग पर सिंचाई योजना भी स्वीकृत करते थे, महाविद्यालय भी स्वीकृत करते थे। और शायद इसीलिए डंग जी 15 महीने में, 16 महीने में इसलिए उब गए कमलनाथ जी से कि उन्होंने जो मांगा सरकार में रहते हो नहीं दे पाए। और आज डंग जी कह रहे हैं तो कि मुझे बीजेपी की सरकार में पूरी हो जाती थी, कांग्रेस के में नहीं हो पाई, इस वजह से वो आ गए, ये कहना है यशपाल जी का। और चूंकि वक्त सीमित है, फिर भी हमें अधिकतम लोगों को लेना है। बहुत अच्छी बात कही। दो और वोटर ले लेते हैं, 2 और वोटर ले लेते हैं। भाई हमें अभी बैंक में खाद नहीं मिल रहा, अभी हमें फसल बोएंगे, खाद नहीं है। हम बीजेपी से कहें कि कांग्रेस से किससे कहें? भाई वोट लेना है, जब तो आप कह देते हो कि हम खाद देंगे, आपको बीज देंगे, आपके हम ऐसा करेंगे, हम आपको मुआवजा देंगे, हम आपको ऐसा करेंगे, पैसे सब टटोल लेते हैं, क्योंकि किसान के पास में तो कुछ नहीं है। अब किसान ना तो आगे जा सकता ना पीछे जा सकता है। अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो मतलब आगे जाके कार्रवाई कर लेते हैं, और नेताजी अगर बनते हैं तो वो अपने अपने वालों का काम करते हैं, गरीब का कौन काम करेगा? अभी इंदिरा आवास आई साहब, मुख्यमंत्री आवास आया,
आप शहरों में मत देखो, गाँव में जाकर देखो किसके पास में इंदिरा आवास और किसके पास में मुख्यमंत्री आवास है। जिसके पास में 2-2 बार मिल चुके उसको 3-3 बार मिल चुके हैं। गरीब का कुछ नहीं है। मेरा खुद का घर कच्चा पड़ा हुआ है, दीपागढ़ रहता हूँ मैं। अभी तक मेरे को ना तो कोई इंदिरा आवास है, ना कोई लेटरिन मिली है, ना कोई बाथरूम मिला है। केवल बातों करने से सरकार नहीं होती है। क्या अभी तक आपने क्या किया 18 महीनों में? हाँ, आप दोबारा वोट लेने आ गए, 18 महीने आपने सरकार गिरा दी, देश का चुनाव का वापिस डबल खर्चा बढ़ाया है, तो अभी तक क्या प्रोग्रेस करी आपने? उसमें क्या दिया जनता को आपने? वापिस वोट ले रहे हो आप, फिर क्या करोगे आगे? पुराने वादे पूरे नहीं हुए, आगे क्या नया करोगे? यशपाल जी पहले जवाब आप, फिर कुणाल जी का रुख करेंगे। देखिए प्रवीण जी, जहां तक प्रधानमंत्री आवास का और मुख्यमंत्री आवास का सवाल है, हर कच्चे घर को जो टीन शेड में है या जो कवेलू में है उनको पक्का बनाने का संकल्प यदि किसी महान शख्सियत ने लिया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और उसी का परिणाम है कि देश भर में बनने वाले प्रधानमंत्री आवासों में मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में भी प्रवीण जी जिस जिले का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मंदसौर जिला अव्वल है। अब ऐसे में कोई चूक रहा हुआ है, उसका सिस्टम है, उसका ऑनलाइन होता है, उसका आवेदन आएगा, उसका निवेदन होगा, फिर उसको स्वीकृति प्राप्त होगी। कभी कभी प्रवीण जी ये भी होता है कि जो जिस हितग्राही को मकान आवंटित होता है, जिसका निर्माण कर, वो अगर समय पर पूरा नहीं करता है तो उसके कारण से दूसरे को अलॉटमेंट होने में थोड़ी सी विलंब हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक उस मतदाता ने कहा कि फिर दोबारा वोट लेने के लिए आ गए, प्रवीण जी का प्रश्न मौजूद है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन किस कारण से और किस अव्यवस्था के कारण से सरकार गई है? सरकार भारतीय जनता पार्टी के कारण से नहीं गई है। उस सरकार के मुखिया का जो अव्यवहार था और उनके दल के ही लोग जिस प्रकार से दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और उस कारण से उपचुनाव हमारे सर माथे आया है। चुनाव का मुख्य किरदार कौन है? मुख्य किरदार कमलनाथ जी है, बीजेपी कांग्रेस है। कुणाल चौधरी जी, दोनों जो सवाल वही आप पर भी एप्लीकेबल है कि भी योजनाओं का लाभ जो है वो आम लोगों तक मिलता नहीं। दूसरा, आप फिर वोट मांगने क्यों आ गए? एक युवा ने जिस बात को कही कि देश के अंदर जो ये लोकतांत्रिक मूल्यों को खरीद के, लोकतंत्र को, जनादेश को खरीद के जो चुनाव के अंदर दोबारा धकेला, जो पैसा जनता का खर्च होगा, जो जनता के कर्ज का वो उसका वो जो टैक्स देते हैं उसका कर्ज होगा, ये किसकी जवाबदारी है? लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव आते, जनता किसी को भी जनता के वोट से बनता है, पर उस आदमी ने जनता के वोट को बेचा है। ये बात उस नौजवान ने बता दी, ये तो जनता बताएगी उसको जब चुनाव में जाएगा। अच्छा, योजनाएं जो नहीं पहुंच पाई, जो आपकी सरकार में भी तो नहीं पहुंची। मैं वही तो कह रहा हूं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े बड़े ढिंडोरे की निर्मल भारत, स्वच्छ भारत कर दिया, और ये ढिंडोरे पीटने का काम, तो ढिंडोरे से सरकार नहीं चलती है। और जिस प्रकार से लोगों तक ना तो पहुंची है आपकी चीजें, ना तो, और उसमें जिस आपने बताया कि जो लूट हुई है उसके अंदर, और उसी लूट के माध्यम से आपने कहीं ना कहीं ये जो जनता के जनादेश को खरीदने का काम किया, तो वो जो भ्रष्टाचार उस गरीब के मकान के साथ हुआ, उसकी बात टॉयलेट के साथ हुआ, क्योंकि बड़ा शौचालय घोटाला इस मध्य प्रदेश के अंदर है कि शौचालय बने नहीं, उनके नाम से पैसे निकले जा चुके हैं, और यही पैसा आपने, मुझे लगता है, विधायक खरीदने में दिए। विधायक खरीदने की जगह लोकतंत्र में, जनादेश में जाओ, और जनादेश में जब आएगा ये सारी की सारी सीटें हारेगी भारतीय जनता पार्टी, चिंता मत करो। इतनी ही चर्चा की हमको इजाजत है, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि जब ये कोरोना का संकट थोड़ा कम होता है तो सुवासरा आकर वहां पर आपके बीच से एक बार और ये शो किया जाए। लेकिन आज तो इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा के वोटर का मिजाज आपको दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18।